नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार दुस्साहसी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसे सबक सिखाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर सीमाओं की बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से तनाव है और चारों तरफ जंग की बात हो रही है। ऐसे में क्या ये जंग होती है तो पाकिस्तान कितने दिन तक ठहर पाएगा, ये सवाल है। जीतने का तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि वो कितने दिन तक हमारी सेनाओं के सामने ठहर पाएगा। क्या जो मौजूदा हालात हैं वो इशारा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अब तनाव चरम पर आ गया है, या भारत सरकार को इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा से कोई आतंकी वारदात इस देश में नहीं हो, या फिर पाकिस्तान में जहां पर भी आतंकवाद के अड्डे हैं या जो पाकिस्तान इस तरह के आतंकवाद को पैदा करता है, ये फैक्ट्री है, इसको तबाह करने का वक्त है। क्या एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का और इस वक्त किस तरह का माहौल है, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं। भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका अनुमा जी। जय हिंद हेमंत जी। जय हिंद। और सबसे पहले हम पहलगाम पर ही बात करेंगे, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, पूरे देश भर में आक्रोश है। आप कैसे देख रही हैं इसे? एक तो सरकार ने अपनी चूक मानी है तो दुखद घटना है, लेकिन इसका जो दारोमदार है वो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी है। और उसके अलावा पाकिस्तान आए दिन हमारी सेनाओं के साथ, हमारे लोगों के साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरह का छल प्रपंच करता ही रहता है। तो ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। मैं समझती हूँ कि सिविलियंस के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज में इस तरह से जो आक्रमण किया गया है, उनके ऊपर जो हमला किया गया है और उनकी जानें गई हैं, ये बहुत दुखद है। उनके परिवारों को तो कभी ना पूरा हो पाने वाला लॉस हुआ ही है, लेकिन इस देश के ऊपर भी एक ऐसा धब्बा लगा है जिसमें ऐसा लगता है कि आज के दिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने एक साजिश में कामयाब लगते हैं, जब तक कि हम उन्हें उसका सही तरीके से दंड ना दें। तो दंड से मतलब अनुमान जी आपका ये है कि हमारी सरकार को अब आतंकवाद पर क्या अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है? क्या हमें जो है वो हमला कर देना चाहिए? एक पूर्व सैनिक के तौर पर, पूर्व सैनिक अधिकारी के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? देखिए, गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है अंदर, जी। लेकिन चूंकि किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करना, युद्ध करना, सबसे पहले वो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर होता है। तो हमारे देश के पास सबसे पहले प्रमाण होने चाहिए और बिल्कुल सही सबूत होने चाहिए, जिससे हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर सकें। अब वो सबूत, कोई ये कहे कि भाई आप सबूत क्यों कह रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जब दो देश होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान को अभी तक शत्रु देश घोषित नहीं किया, उसका एक उदाहरण ये है कि अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन काम कर रहा है। ये और बात है कि इस हमले के बाद तो एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक एक्शन के तौर पर, सबसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा गया। अनुमान जी की सरकार ने कहा कि भाई अब हाई कमीशन पर ताले लगा दीजिए। पाकिस्तान के मेरी बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त भी 30 लोग पाकिस्तान हाई कमीशन में हैं। हाई कमीशन बंद नहीं हुआ है। और जब कोई भी देश दूसरे देश को अपना एनिमी नेशन घोषित करता है तभी हाई कमीशन बंद होता है। तो हाई कमीशन बंद नहीं हुआ है, वहाँ स्ट्रेंथ कम हुई है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ आतंकवादी जिंदा पकड़े जाएं। अगर उन्हें हमने मार डाला तो फिर हम वो प्रमाण नहीं ला पाएंगे। तो सरकार से मेरी ये उम्मीद है पर्सनली, एक फौजी की तरह और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, कि कम से कम कुछ आतंकवादी उसमें जो शामिल थे उन्हें हमारी सेना या हमारी दूसरी खुफिया एजेंसियां उन्हें जिंदा पकड़ें, जिनसे उन साजिशों के बारे में पता लगे और लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने ये बात खुलकर आए कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान ने इस तरह से साजिश रची थी। तो क्या ये काफ़ी नहीं है अनुमान जी कि पाकिस्तान ने सरेआम ये स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने देखा भी कि उनकी धरती से आतंकवाद को पैदा किया जाता है? पाकिस्तान के मिनिस्टर का बयान अभी कुछ दिन पहले ही आया, सुर्खियों में भी रहा। पाकिस्तान हर समय ग्रे लिस्ट में रहा है और लगातार ग्रे लिस्ट में बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं, ये हमें मालूम है और ये समय समय पर ये सामने भी आया है। लेकिन आज की तारीख में हमें पाकिस्तान पर एक कड़ा रुख अपनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो अमेरिका, जिससे हमें उम्मीद थी कि वो गलत
को गलत कहेगा, उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा मेरे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बराबर हैं। तो जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखें, उस समय हमारे पास पाकिस्तान को पूरा बेनकाब करने के लिए पूरा असलाह होना चाहिए, सॉलिड प्रमाण होने चाहिए। और इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले कुछ आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी जिंदा पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पहले की सरकारों के समय में जब भी ऐसा होता था, बहुत से आतंकवादी जिंदा पकड़े गए थे। मैं ये सरकार से गुजारिश करती हूँ कि एक तो हमारे खुफिया तंत्र को पूरी तरह लगा दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारे देश पर यह हमला हुआ, हमारे सिविलियंस जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो उस जगह में जो हमारे देश का कश्मीर जो हमारे दिलों के में राज करता है, उस कश्मीर की कश्मीरियत के ऊपर भी कलंक लगा है। तो इसलिए ये सबसे पहली ज़रूरत है कि आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जाए। अमेरिका ने ये कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, वो काफ़ी नहीं है, या फिर सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज़ ने भी कहा कि हाँ भाई अगर भारत पर इस तरह से अटैक होता है और ये आतंकवादी घटना है, इसकी हम निंदा भी करते हैं और भारत के साथ भी हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब अमेरिका ने हमें अगर ये तो नहीं कहा है कि हम इस तरह से कोई अगर हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर या हम कोई अपने तरफ से पहल करेंगे इसकी, तो वो हमारे साथ होगा, ये अगर अधिकृत बयान आया है तो मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि फिर तो हमारी सेनाओं को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर विश्व की कम्युनिटी के पास हमें अपनी बात को साबित करना होगा, और उसके बाद एक और चीज़ है, हमारे देश की जो सेनाएं हैं ना, वो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता। हमारे देश के जो सैनिकों की जांबाजी है, हमारी वायुसेना, हमारे पायलट्स तो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट स्किल्ड पायलट्स हैं। तो हमारी तरफ से कहीं कोई सामरिक रूप से हम पाकिस्तान तो हमारे मतलब क्या बोलना चाहिए, पैरों की उंगली के पास भी नहीं है, क्योंकि हम धूल भी नहीं है, यूं कहें। हाँ, मतलब छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। और हम जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे पास सबसे बेहतरीन अपने समय के प्रीमियर एयरक्राफ्ट्स खरीदे गए हैं। पहले की सरकारों ने लगभग 3000 के करीब टोटल जहाज खरीदे। आज हमारे पास 2200 के लगभग जहाज हैं, उसमें काफ़ी सारे फाइटर्स हैं। तो हम उस तरह से तो कहीं कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें क्या निर्णय लेना है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर है। कूटनीति में इसका बहुत बड़ा हल होगा, क्योंकि कूटनीति से जो हम अपनी बात को कह पाएंगे वो सबसे ज़्यादा वजनदार होगी। लेकिन अनुमान जी, जैसे हमने देखा कि टीआरएफ ने इस हमले की पहले जिम्मेदारी ली और उसके बाद जब हमारी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया, उसके बाद वो बदल गया। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से गीदड़ भभकी हमें बार बार दे रहा था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी बयान आया कि वह अल्लाह से दुआ करते हैं कि जंग नहीं हो। अब उनका बयान कुछ भी आए, लेकिन अगर उनकी गलती हुई है, अगर उन्होंने इतना बड़ा हमारे स्टेट, हमारी सार्वभौमिकता पर हमला है, कश्मीर में निहत्थे सिविलियंस पर हमला हमारी अखंडता पर हमला है, और इसे हमें प्रमाणित करके ही आगे बढ़ना होगा। और पाकिस्तान जैसे नेशन का तो हम कभी भी उसका नामो निशान हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले वो प्रमाण और वो आतंकवादी जिंदा पकड़ने होंगे। ये मेरा अपनी तरफ से ये कहना है, क्योंकि हम जो चैनल्स पर वॉर लड़ लेते हैं ना, वो असल में ज़मीन पर नहीं होता। हमें अपनी बात को प्रामाणिकता से रखना है। हमारा देश एक बहुत ही संस्कारशील भी देश है और बहुत हिम्मती देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन हमारी बात सुनी जाने के लिए हमें उन पाकिस्तान के आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने वायुसेना की बात किया, वायुसेना में रही भी विंग कमांडर के तौर पर। अगर हम पाकिस्तान की वायुसेना और भारत की वायुसेना के आपस के अंदर अगर हम बातचीत करें, हम कितने ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं? मुझे अपनी वायुसेना के बारे में कहते हुए बहुत फख्र होता है कि हम विश्व की वायुसेना का नाम लेते ही मुस्कान आ जाती है। जी बिल्कुल, मैं तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस सर्विस ने मुझे 24 साल और 1 साल की ट्रेनिंग मिला के 25 साल, जो आज हमारी ज़िंदगी में हम जो भी हैं, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो सब वायुसेना से आते हैं। और उस वायुसेना में सबसे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जांबाज पायलट हैं। हमारे पायलट स्किल्स में बहुत अच्छे हैं और उसके बाद उनके जज्बाती तौर पर भी वो बहुत अच्छे हैं और बड़े नियंत्रण के साथ वो अपना जो भी मिशन है वो पूरा करते हैं। आपने कई बार देखा है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर की याद दिला दूं मैं, कारगिल के युद्ध में वो एक निर्णायक क्षण था जब पाकिस्तान की सेना को वो पहाड़ियां छोड़ देनी पड़ी थी और सफ़ेद सागर के कारण उसके सारे लॉजिस्टिकल ठिकाने ध्वस्त हो गए थे। तो हमारी सेना इतनी आगे है, हम पाकिस्तान से तुलना करके अपने आप को छोटा भी नहीं करना चाहते। वो पहले विश्व की 10 वायुसेनाओं में भी नहीं आते और हम विश्व की चौथी बड़ी वायुसेना हैं। और आज से नहीं, हम 2004-2005 के समय
समय से जब हमारे पास सुखोई 30 आए थे 250, जी। उसके बाद से हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अभी अभी कुछ दिन पहले और फ्रांस से हमने लड़ाकू विमान लिए हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब परमाणु हथियारों को भी लेकर के जाने में सक्षम है। जी। ये भी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि उन्होंने अपने लड़ाकू विमान छिपा दिए F-16 और ये कि भारत के डर की वजह से। नहीं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि जी। ये अधिकृत अगर जानकारी आप दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा मालूम है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, पाकिस्तान हमारे लोगों से, हमारे सैनिकों के शूरवीर से भागा भागा और छुपा छुपा तो ज़रूर फिरता है। जी, लेकिन अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें, पाकिस्तान बार-बार धमकी देता है परमाणु हथियारों की और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया में भी वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करता है भाई उसके पास परमाणु हथियार है और कभी भी वो इस्तेमाल कर देगा, हर देश जिसके पास भी होते हैं। लेकिन अगर हम परमाणु हथियारों को लेकर के बात करें, तो क्या कैसे मतलब हम कितने सक्षम हैं उससे निपटने के लिए? देखिए, सक्षमता तो हमारी 70 के दशक में ही साबित हो गई थी। जी। लेकिन हमारा हमेशा ये रहा है कि हम पहली बार न्यूक्लियर हमला हमारी तरफ से नहीं होगा, ये हमारी पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के साथ हम अपना वज़न और अपनी जो हमारी जो क्षमता है वो भी हम साथ रखते हैं। तो ये एक बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम चलते फिरते बात करें कि हम परमाणु देश हैं तो हम हमला कर देंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वैसे भी चरमराया हुआ है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। वहाँ जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो कोई 22-24 ज़मींदारों के हाथ में है। दिखाने के लिए वो शायद एक लोकतंत्र है, लेकिन है तो नहीं। तो पाकिस्तान जैसे एक क्या कहना चाहिए, एक हड़बड़ी करने वाले, एक ओछे, एक बहुत ही इमेच्योर नेताओं वाले देश के सामने हम अपने देश की कहीं से कोई तुलना नहीं करना चाहते। और हम बिल्कुल भी हमारे पास पूरी क्षमता है, लेकिन हमारा देश ये अपना एक मकाम रखता है कि हम उस क्षमता होने के बाद भी हम उसका ढोल नहीं पीटते। लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम पाकिस्तान को मुंह की खिलाने में बिल्कुल सक्षम हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि बार बार मुंह की खाने के बाद इतनी सारी लड़ाइयाँ, सर्जिकल स्ट्राइक भी, उससे पहले एयर स्ट्राइक भी हमारी वायुसेना ने जा करके वहाँ पर की, जैसे जैसे हमला होता है हम रिएक्ट करते हैं। देखिए एक लंबी लंबी फहरिस्त है कि उरी बेस कैंप पर हमला किया गया, हमने 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक की, 50 दहशतगर्द वहाँ पर जा कर के मार गिराए। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ 2017, है ना, तब भी हमने अबू इस्माइल को ढेर किया जो आतंकी था। और उसके बाद 2017 में ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक जवान की हत्या की थी, उस पर भी हमने रिएक्ट किया और 10 घंटे के अंदर 3 हमलावरों को हमने आतंकियों को ढेर किया। 2019 का पुलवामा और उसके बाद 12 दिन बाद बालाकोट में आतंकियों पर सर्जिकल एक स्ट्राइक की गई। इतने सारे बार मुंह की खाने के बावजूद एक देश है जो बार बार दहशतगर्द पैदा करता है, बार बार दहशतगर्दी फैलाता है। ये हिम्मत क्यों आती है इस देश में और ये बदलने का नाम क्यों नहीं लेता? कमज़ोर देश और कमज़ोर नेता अपने नागरिकों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए अक्सर इस तरह के काम करते हैं जिससे कि उनकी जनता का ध्यान कहीं और बटा रहे और वो अपनी अक्षमता को अपनी जनता के सामने किसी तरह से छुपा लें। पाकिस्तान का बार बार इस तरह से करना ये इसी का परिचायक है कि वो नहीं चाहता कि उसके देश के नागरिक उसके मुद्दों पर बात करें। और जो भी देश ऐसा करता है उसका मेन असल में उद्देश्य यही होता है कि अपनी कमज़ोरियों को छिपा सके, अपने जो राजनीतिक तरीके से या सामाजिक तरीके से उनका ताना बाना जो छिन्न भिन्न हो रहा है उसको एक तरफ करते हुए लोगों का ध्यान कहीं और लगा सके। और हम वो देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान से जवाबी आलतू फालतू बातें की जा रही हैं और हमारे यहाँ से भी उसका जवाब सवाल हो रहा है। दुखद ये है कि हम उनके लोगों को यहाँ बुलाकर चैनलों पे उनसे डिस्कशन करवा रहे हैं। ये तो मुझे सबसे ज़्यादा गलत बात लगती है। हमें लगता है जो हमें एक्शन लेना है एक परिपक्व देश की तरह, एक अखंड राष्ट्र की तरह, हमें उन पर सीधे सीधे अपना कूटनैतिक पहले दबाव बनाना चाहिए और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम सामरिक रूप से तो हमेशा तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमने अभी तक जो कूटनीतिक प्रयास किए हैं वो काफ़ी हैं? क्योंकि इस पहलगाम के हमले के बाद देखिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं भारत की सरकार की ओर से, जैसे सिंधु जल समझौता को रद्द करने की बात हो या फिर आप अभी दूतावास की बात आपने की, भारत ने कहा कि भाई ये आप छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए पाकिस्तान के नागरिकों को। और अभी कल ही एक खबर थी कि हमने दवाइयाँ जो पाकिस्तान को जाती थी उन पर भी रोक लगा दी है, बॉर्डर बंद कर दिया है। जी, इन सब चीज़ों से हम नागरिकों की तरफ ज़्यादा हमारा रुख रहा है कि
उससे नागरिकों के ऊपर असर पड़ रहा है और नागरिक परेशान होकर ऑफ कोर्स अपनी सरकार को बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। हमको कूटनैतिक दबाव बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे विश्व को हमारे तरफ होकर और मुखर होकर बोलना चाहिए और पाकिस्तान का नेम कॉलिंग करना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया और फिर हमारे पास प्रमाण होने चाहिए। एक मुझे थोड़ा सा दुख होता है ये बात कहते हुए कि पहले के समय में हम आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लेते थे, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर रहा हो, चाहे अजमल कसाब रहा हो, हमेशा हमने उन्हें पकड़ा और साजिशों का हमने सीधा सीधा पता लगाया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास सारा कुछ है, सारी ताकत है, हमें आतंकवादियों को पकड़ने में इतनी देर क्यों हो रही है। और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब इस बात पे होता है कि वो आतंकवादी आए, उन्होंने कोल्ड ब्लड में हमारे नागरिकों की हत्या की और उनको एक भी हमारे यहाँ का ना तो सैनिक का कोई व्यक्ति मिला, ना पुलिस का कोई मिला। ये हमारी असफलता लगती है मुझे। और मुझे लगता है कूटनैतिक दबाव बनाएं, प्रमाण लाएं और फिर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा वो इस तरह की हरकत कभी न कर सके। तो आपको लगता है कि ये सही समय है कि हम ऐसा एक रिएक्शन दें और ऐसी कड़ी कार्रवाई करें कि ताकि दोबारा हिम्मत नहीं हो? मैं औचक किसी एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत समझदारी के साथ अपने सारे प्रमाणों को पूरी दुनिया के सामने दिखाते हुए हमको ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे नागरिकों ने जो जान गंवाई है वो इसलिए गंवाई है कि क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर में सब सेफ है। हम ये मानते थे कि वहाँ सेना है और हम ये मानते थे कि हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो मुझे इस बात का ज़रूर कहना है कि सरकार सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहलगाम में जो हुआ है उसका दंड पाकिस्तान को दे, लेकिन उसके पहले सारा कुछ वो जो ज़रूरी है, जो विश्व के सामने हमें रखना है, उन सब चीज़ों पर काम करके और फिर ये एक्शन ज़रूर ले ले। एक इस हमले की बात आप कर रही हैं, इसमें एक अलग तरह का एक जो है लाइन जो आतंकवादी है उनकी देखने को मिली। कहा जा रहा है कि धर्म पूछा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने गोली चलाई, मारा और इस पर पूरे देश में काफ़ी बहस भी हुई। देखिए, कुछ बातें कंट्रोवर्शियल होती हैं, लेकिन एक बात तो सच है ना कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो क्या बाहर के लोगों को ये बात मालूम नहीं है और वो जानते हैं कि किसी की दुखती रग क्या है? तो उस दुखती रग पर प्रहार किया उन्होंने। कश्मीर के लोगों का तो ये टूरिस्ट सीज़न था और कश्मीरी लोग आवभगत करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए मशहूर हैं। तो उनके ऊपर, उनके पेट पर लात मारी गई है और उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई कमज़ोरी, हमारे ताने बाने में, हमारे देश का भाईचारे का सीमेंट, हमारा सौहार्द कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि कमज़ोर है और तभी उन्होंने उस पर चोट की। हम देखते हैं कि हम हमेशा जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, हमने जब भी सुना है तो जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है प्रहार वहाँ से किया जाता है। ये लड़ाई का रूल है। तो उन्होंने हमारी सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ फेरा है और इसीलिए ये जो हुआ ये हमारे लिए बहुत दुखद है। ये धर्म पूछना इसीलिए हुआ क्योंकि अगर धर्म हमारे देश में इतना महत्व रखता है कि इसमें आपस में लोग बाग मार काट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ही क्या, कोई भी देश होगा उसका वो फ़ायदा उठाएगा। तो हमें ये इस चीज़ को सबसे पहले सील बंद करना पड़ेगा कि हमारे देश में विविधता में एकता है। पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा संस्कृतियों वाले, सबसे बहुरंगी देश हैं और हर त्योहार, हर संस्कृति का हर दिवस हम बहुत प्यार से मनाते हैं। उसे हमें दूसरों के सामने फिर से समक्ष रखना पड़ेगा। तो आपका ये सवाल कि धर्म पूछ के किया, ये हमारी दुखती रग पर चोट है और इसे हमें सबसे पहले अपने यहाँ रिपेयर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की दवाइयाँ ज़रूर बंद करें, लेकिन इसकी दवाई हमें ज़रूर करना है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे जितने भी धर्म हैं उनकी एकता को हम सबसे ज़्यादा मजबूत रख सकें। जी, अगर अब जंग की बात आती है तो उस पर आते हैं कि भाई अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान अपनी स्थिति के अनुसार कितने दिन तक हमारे सामने टिकने की हैसियत रखता है? आप दिन की बात कर रहे हैं, मैं घंटों की बात करती हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे देश की सेनाओं में वो दम है कि पाकिस्तान जैसे जिसने छद्म वॉर, हमारे यहाँ छद्म एक तरह से युद्ध चला रखा है आतंकवादियों के ज़रिए, उसको तो हम घंटों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को याद हो कि 1965 में जिस तरह हमने लाहौर के पास पहुंचे थे और हमने फिर पाकिस्तान ने फिर हाथ पैर जोड़कर और फिर उसके बाद समझौता करा था, तो हम पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं है। और वापस हम अगर नहीं लौटाते तो आज पीओके पाकिस्तान में नहीं होता। देखिए, मुझे ऐसा कहना है कि पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता।
घुटनों पे बैठा हुआ राष्ट्र है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बार उसने जो किया है वो अक्षम्य अपराध है और उसकी हमें उसे सज़ा देना है। तो कुछ आतंकवादी हम ज़रूर जिंदा पकड़ें और पूरे विश्व के सामने ये बताएं कि इस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में आतंक फैला रहा है और इसका इलाज ज़रूरी है। तो अनुमा जी, आप बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि पूरे विश्व के सामने हम बताएं, तो हमने पूरे विश्व के सामने पहले भी सबूत रखे हैं कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में ही दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, तमाम बड़े आतंकियों को पूरी दुनिया ने देखा है कि वो वहाँ पर रह रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत और हूँ। सेना को कौन चला रहा है वो भी सबके बिल्कुल। सामने जग जाहिर है। देखिए, पाकिस्तान के इन सब चीज़ों के बारे में तो हम जानते हैं कि वो कितना कमज़ोर है, वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ की राजनीति क्या है, वहाँ सैनिक शासन कैसे होता है। और इस समय में एक बड़े गर्व की बात यह है कि हमारे देश में जब हमारा संविधान बना था, सेना और ब्यूरोक्रेसी का इस तरह से एक इक्वेशन बनाई गई थी कि हमारे देश में कभी भी सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता। तो ये हमारे देश के लिए बड़े फख्र की बात है कि उस समय के लोगों ने जब भारत का निर्माण किया था तो सेना को कभी भी सैनिक द्रोह ना हो उससे बचा कर रखा था। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ की जो बेसिकली जो लोगों के सामने ये बताना ज़रूरी है। बार बार समय समय पर हमने पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसको पकड़ा भी है, बताया भी है, लेकिन अब जो हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्रमाण चाहिए और ऐसे प्रमाण चाहिए जिसमें विश्व में कोई भी ये ना कह सके कि पाकिस्तान का ही हाथ नहीं है। मतलब लोग बाग इसे अच्छी तरह जान लें कि पाकिस्तान इतना घटिया राष्ट्र है जो हमारे देश के ऊपर छद्म युद्ध करके अपनी साख, उनके नेता अपनी साख बनाया करते हैं। अब मतलब दुनिया में एक मांग ये भी उठी कि भाई भारत में भी कई लोग ये करें कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। शत्रु राष्ट्र आपने जो बात की उससे क्या होगा? देखिए, अगर आतंकी देश घोषित हो जाता है तो फिर तो ये बहुत साफ हो जाएगा, फिर तो किसी अलग तरह की मर्यादाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम शत्रु राष्ट्र घोषित करते हैं, हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि हम उसे शत्रु राष्ट्र घोषित करें, तो ऐसे में तो फिर हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लग सकती। फिर तो हम पाकिस्तान को सीधे आड़े हाथों लेके और सीधे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी उनका हाई कमीशन हमारे साथ है। शायद कूटनीतिक हमारी सरकार समझती है। देखिए, जो हमारी सरकार कर रही है उसके साथ तो पूरा विपक्ष भी खड़ा है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार जो भी कड़े से कड़ा एक्शन लेगी हम सरकार के तरफ हैं। तो ऐसे में अगर हमारे कूटनीतिक जो प्रयास हैं वो सबसे पहले वो आगे आएँ और उस तरह से हम ना केवल पाकिस्तान को ये कबूलने पर विवश करें कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान के लोगों का हाथ था, या फिर वो अगर अपने आप को उन आतंकवादियों से अलग करते हैं उस केस में फिर हमको उन आतंकवादियों को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखनी चाहिए। अच्छा, वो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि भाई इस पर निष्पक्षता से जांच करवाई जाए और हम उसके अंदर सहयोग करने के लिए पूरे तैयार हैं। ये कैसा बयान है? मतलब क्या एक डर दिखा रहा है पाकिस्तान का, या फिर पाकिस्तान जो है वो दोगलापन कह रहा है? जैसे पहलगाम से पहले पुलवामा के दौरान भी कहा था, तब हमने उनको कहा था कि आइए हम आपको सबूत देते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक दोगला राष्ट्र है या डबल स्टैंडर्ड वाला राष्ट्र है, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे पुलवामा हुआ, उस समय हमने एक जगह स्ट्राइक कर दी, उसके बाद कुछ आगे कुछ नहीं बढ़ा, हम अपने यहाँ जांच पूरी नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये है कि पठानकोट हुआ तो सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हुई कि उन्होंने आईएसआई के लोगों को यहाँ भारत में बुलाया और पठानकोट बेस में एंट्री दी। तो इन सब चीज़ों, ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। हमारा एक रुख होना चाहिए और वो रुख पूरी तरह से हमारे देश की सेना के साथ, हमारे नागरिकों के साथ ऐसा रुख होना चाहिए कि जिसमें हम कूटनैतिक रूप से भी पाकिस्तान को आड़े हाथों ले सकें और साथ साथ ऐसी कोई गलती ना दोहराएं जैसी पठानकोट में हुई थी। क्योंकि हम हर तरफ से अपर हैंड है, सेना में अपर हैंड है, हमारा जो कारण है वो बहुत सही है, लेकिन उसमें हमें पाकिस्तान को अगर पूरी तरह से नीचा दिखाना है और उसको नीचे रखना है तो उसके लिए हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी है। हमें कूटनैतिक प्रयास करने हैं और आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हम ही क्यों सबूत दें? हर बार अब बार बार इस बात पर जोर देती हैं, हम क्यों सबूत दें बार बार? हमने तो झेला इस आतंकवाद को।
चलिए आपकी बात मान के कितने हमला कितने कर दिया हमले जाए। कितने कितने हमले हमने झेले हैं। हमारी संसद पर अटैक हुआ है ना, मुंबई का अटैक हुआ, या फिर उससे पहले भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए रियासी का, कटरा का, अनंतनाग में बालहाट बेस कैंप पर भी 5 अमरनाथ यात्रियों को मारा। सबको पता है। श्रीनगर के बाटापोरा में 4 गुजराती पर्यटकों की हत्या की। कुछ दिन पहले सिखों को वहाँ पर करके नरसंहार किया गया था। हेमंत जी, बहुत सी चीज़ें हैं। कालूचक हुआ, नगरोटा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, श्रीनगर एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, राजौरी में हमारे अलग अलग हमलों में तो अब 35 क्या अभी लोगों भी की। हमले, मतलब हमें सबूत की गुंजाइश रह गई है क्या? बात मेरा ये सवाल ये है, था। मेरा जवाब ये है जी। कि एक तो ये सारे हमले तब हुए जब हमारी वर्तमान सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त सरकार जो अपने आप को कहती है वो है। एक भी इस तरह का हमला, हमारे यहाँ बॉम्बे का एक हमला ज़रूर हुआ जो कि यूपीए के सरकार में हुआ था, लेकिन बाकी सारे हमले भारतीय जनता पार्टी की या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुए हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं। और हो सकता है कि आपको ये हिस्सा काटना पड़े अपने प्रोग्राम से, क्योंकि ये एक प्रमाण है कि हर बार इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, हर सरकार में नहीं हुए हैं, हर सरकार में नहीं आप हुए देखिए हैं। ना, आप 13 अगर मई देखेंगे 2000 को कटरा में तीर्थयात्रियों की किसकी बस पर सरकार बम थी? विस्फोट भारतीय करके। जनता पार्टी की और सरकार थी। मैं आपको बता रही हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर कारगिल से लेके और अभी पुलवामा तक और पहलगाम तक केवल तब हुआ है जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर मैं उसे दोष नहीं दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये बार बार होते इंटेलिजेंस फेलियर हमारे देश की सुरक्षा और सामरिकता पर बहुत बड़ा धब्बा है। सेनाओं के शौर्य में कोई कमी नहीं, हमारे पास असलाह में कोई कमी नहीं, लेकिन ये जो कमी हमारी सुरक्षा की चूक है, और उससे बड़ी चूक सिर्फ ये है कि हमारे पास ऐसा जीता जागता प्रमाण नहीं बचता जिसको हम पाकिस्तान के सामने ले जाएं। आपको याद होगा मौलाना मसूद अजहर जब 1997 में उसे छोड़ा गया था, तब किसकी सरकार थी? तो उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि इसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कहकर कि यात्रियों की हत्या हो जाएगी, उसको करके उसे छोड़ा गया था। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर हमारे ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की मैं कमी देखती हूँ, जिसमें कूटनीतिक वार्तालाप नहीं हो रहा है, ना तो चीन से हो पा रहा है, ना पाकिस्तान से हो पा रहा है, उसे होना पड़ेगा। जी, वो आप ठीक कर रहे हैं। एक कूटनीतिक एक्शन कड़ा होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार, मैं पॉलिटिकल तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ, राजनीति में नहीं जाना मैं चाहता। इसीलिए कह रही हूँ कि आपको कि शायद ये अनुमान हिस्सा निकालना पड़ जाएगा, नहीं, क्योंकि अक्सर जो आप जितने भी अटैक देखेंगे, सामरिक ठिकानों पर कभी अटैक नहीं हुए हैं हमारे यहाँ। सेना के ठिकानों पर तो पिछले जब भी अटैक हुए हैं इवेंचुअली गलती से वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये दुखद है। लेकिन एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस फेलियर भी हमारा कभी भी ऐसा हमारे प्रेसिडेंस में नहीं रहा है, जो कि बार बार हुआ है, और ये देखने की बात है। तो केवल चैनल्स के ज़रिए हम इधर उधर करके या पाकिस्तान के ऊपर चिल्लाकर, आज हम सिंधु जल की भी बात करना बंद कर चुके हैं कि 8 दिनों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो दुखद हैं, और हमारे देश की सेनाओं के मद्देनज़र, उनके शौर्य के मद्देनज़र, हमारी वायुसेना की सक्षमता के मद्देनज़र मैं ये सरकार से अपील करती हूँ, और आपसे ये चर्चा करते हुए ये बात बिल्कुल कहती हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना ज़रूरी है, लेकिन प्रमाणों के साथ, क्योंकि बिना प्रमाणों के उसे हम वो गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन हम उसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रमाण नहीं है जिससे पाकिस्तान को एक शत्रु देश घोषित किया जाए। नहीं, हम हमला करके पीओके वापस ले लें और नेस्तनाबूद कर दें, अलग थलग कर दें। पाकिस्तान की खुद की अंदरूनी हालात आप जानते हैं कि बेहद ख़राब हैं, चाहे बलूचिस्तान का पूरा प्रांत हो, पंजाब का प्रांत हो, और अब जब ये पानी रोकने की बात आई है, तब तो मतलब कई आपस के अंदर ही नागरिकों के भीतर, पाकिस्तान के भीतर इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं कि वो क्या करेंगे। मैं आपकी बात इकोनॉमी पहले से उनकी ध्वस्त है। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ कि पाकिस्तान की हरकतें बेहद नापाक हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसे एनिमी राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो प्रमाण क्यों नहीं है। अगर पाकिस्तान बार बार हमारी सार्वभौमिकता पर, हमारी अखंडता पर इतने हमले करता है, तो भी हम उसे शत्रु राष्ट्र क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल मेरे सामने है, आपके सामने है, हमारे देश के सामने है।
वो मान चुका है कि उनकी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया गया और ये माना गया कि हमारे यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है और पाकिस्तान इस तरह के आतंकवादियों की वजह से अंदरूनी कई तरह के मसलों में फंसता जा रहा है। ये बयान अभी हाल ही के अंदर पूरी दुनिया के सामने है और फिर हम उसको लेकर के कहें कि भाई हम तो सबूत लाएंगे और वो हम पर हमला करते रहें। सबूत से ज्यादा मैं ये कह रही हूँ कि एनिमी राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। सबूत मत लाइए, चलिए एनिमी राष्ट्र घोषित कर देते हैं, उसमें क्या हिचक है, क्यों हिचक रहे हैं हम उसको, हम शत्रु देश क्यों नहीं फिर उसको घोषित कर सकते। पानी रोकने की बात की, उस पर भी हमने बैकफुट किया, तो पानी रोकिए। हम तो कहते हैं पाकिस्तान को उसके इन सब हरकतों की कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहली कड़ी में उसे शत्रु राष्ट्र घोषित करना उतना ही ज़रूरी है, प्रमाण ज़रूरी नहीं है। अगर हम शत्रु राष्ट्र घोषित कर देते हैं तो किसी प्रमाण की बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसे शत्रु राष्ट्र घोषित करें। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से कि हम क्यों इसमें देरी कर रहे हैं? अगर ये इतना ही ज़रूरी कदम है तो हमारी सरकारों को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था इस कदम को। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज विपक्ष 100% सरकार के पीछे खड़ा है, सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना है। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरकार सबके सामने नहीं रखना चाहती। हो सकता है अंदरूनी तौर पर सरकार कोई तैयारी कर रही हो, और अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर इसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें, या तो हम प्रमाण लेकर विश्व के सामने दिखाएं या हम सीधे सीधे एनिमी राष्ट्र घोषित करें, इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस देश के सारे लोग इसमें एक स्वर से एक साथ हैं। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है अनुमा जी कि हमें अब फाइनल एक्शन लेना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। इसमें तो किसी को कोई शक हो सकता है क्या? देखिए, इस देश का हर नागरिक इस देश को प्यार करता है, इस देश की माटी में हम जन्मे हैं, इसी देश की माटी के लिए हम मरेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ऊपर बार बार हमले कर रहा है, हमें उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा वो हमारी तरफ नज़रें उठा के ना देख सके। अभी पिछली जब सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर दिल्ली में चला, तो खबर आई कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भाई सेनाएं जो है, भारत की सेना, वो अपना टाइम तय कर लें और वो फ्री हैंड है पूरी तरह से कि क्या एक्शन ले सेना के तौर पर। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं एक चीज़ कोट करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने प्रोग्राम में रखेंगे कि जनरल मनोज नरवाने ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कुछ बातें लिखी थी, जिसको किताब को अभी तक बैन किया हुआ है। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि जब लद्दाख में हमारे सैनिक आ गए थे तो मैं सरकार से चाहता था कि वो निर्णय ले, क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे संविधान में बहुत साफ है कि जो भी वॉर का निर्णय होता है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिया जाता है, क्योंकि हर तरह का इनपुट केवल नेताओं के पास होता है और खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व के पास होता है, सेनाओं के पास वो नहीं होता। तो अगर हम ये कह दें कि सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया, इसका एक ही अर्थ होता है कि हम अपने सिर का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि अगर गलत एक्शन हो जाए तो सेनाध्यक्ष की गलती मान ली जाए और अगर सही एक्शन हो जाए तो उसका क्रेडिट सरकार के नेतृत्व के राजनीतिक लोग ले जाएं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि ये बात कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, ये जिम्मेदारी से बचना है, ये उसके अलावा कुछ नहीं है और इसका मैं कोई दूसरा आगे पीछे भी जवाब नहीं देना चाहती। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुई और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की सरकार कड़े से कड़ा एक्शन लेगी आतंकवाद के खिलाफ। और अनुमा जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हम उस बात जय हिंद कहते हैं ना, उस जय हिंद में और असर आ जाएगा अगर हमारी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेती है। उनके साथ पूरा देश खड़ा है, यहाँ तक कि विपक्ष खड़ा है, और मैं मानती हूँ कि ये एक्शन लेना चाहिए। चाहे हम इसे कूटनीति से जीतें, चाहे युद्ध के मैदान में जीतें, जीत भारत की ही होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।